नमस्कार दोस्तों, वैल्यू एडिशन के सीरीज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है कि जो करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं उनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। जैसे हम डेली टेलीग्राम पर और फेसबुक पर हमारे करंट अफेयर्स डालते हैं, पर उन करंट अफेयर्स को बच्चे पढ़ते भी हैं, पर उन करंट अफेयर्स की जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ से लेनी चाहिए और आंसर में डालनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पर आ नहीं पा रही हैं। उत्तर में बच्चे लिख नहीं पाते, उस समय वो याद नहीं कर पाते कि किस यहाँ पर उस करंट अफेयर से या जब जो करंट अफेयर में अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी उसको लिंक करके और उस आंसर में अप्रोप्रिएट जगह उसको लिख दी जाए। ये क्षमता थोड़ी मिसिंग है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर वही प्रयास किया जाएगा कि करंट अफेयर्स को इस दृष्टिकोण से आपको बताया जाएगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते समय ये सोचे कि इसका मुझे उपयोग कहाँ करना है। तो ये सीरीज में अलग अलग एपिसोड आते रहेंगे। आज हम देखते हैं दो टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। एक अभी जो नई योजना आई है पीएम श्री स्कूल, और दूसरा राजद्रोह कानून के प्रयोग में वृद्धि। दोनों हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स में है, जो टेलीग्राम चैनल पे है, डिटेल में है। यहाँ हम सिर्फ उनके कुछ पॉइंट लेंगे और उनको किस तरह से उपयोग करना है इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं हम पहले पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जैसे इसमें पहला पॉइंट हमने करंट अफेयर्स में दिया था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके सभी घटकों को प्रदर्शित करने हेतु, अर्थात उसमें जो बहुत सारे घटक थे जैसे स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, एनरोलमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इन सब के लिए लेबोरेटरी टाइप होंगे, लेबोरेटरी फॉर द न्यू एनईपी। मतलब इन स्कूल्स में उस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके इनिशिएटिव्स को क्रियान्वित किया जाएगा और उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या जो हमने ये सोचा है वो कार्यरत हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर अच्छे से निगरानी रखी जाएगी। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, जैसे हम ले राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, ये हम लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत ही अच्छा अपन ने पॉलिसी लाए थे, या जो घटक था इसका नो डिटेंशन पॉलिसी, बहुत अच्छा था कि भाई स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ें, है ना, कोई पास होने के लिए ना पढ़े, पास होने का दबाव ना हो। पर सही एनवायरनमेंट हम लोगों ने, वो कॉन्सेप्ट सही था, पर इंडिया में उसका उचित एनवायरनमेंट नहीं है। वो कॉन्सेप्ट कब लागू होता, जब टीचर उस तरह के होते, जब इंफ्रा उस तरह का होता, जब बच्चों की मेंटलिटी या बच्चों को उस तरह से प्रमोट किया जाता कि भाई आप सीखने के लिए पढ़ें, आप क्षमता निर्मित करने के लिए पढ़ें। पर यह प्रोजेक्ट हमारा फेल रहा। क्यों? क्योंकि हमने बिना उपयुक्त वातावरण निर्मित किए ही इसे लागू कर दिया, तो फिर बाद में इसे वापस लेना पड़ा और ये सब। तो जो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के पॉइंट्स हैं उनको इन स्कूल्स में देखा जाएगा कि यार ये वर्किंग है या नहीं। दूसरी बात, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, जैसे एमपीपीएससी में तो नहीं, पर जैसे यूपीएससी में ये वर्ड वहां एग्जाम में आ सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आए कि पीएम श्री योजना के बारे में क्या सही है, तो जैसे कहा कि ये नई स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ये इतने स्कूल, ये आंकड़े तो कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इतने स्कूल नए विकसित किए जाएंगे। तो नए विकसित नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी हैं उनको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये वहां फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये नए स्थापित किए जाएंगे, नहीं, स्ट्रेंथनिंग द सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नए नहीं है। दूसरी बात, 5 वर्षों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिगर ये जो इन बजट है ये सब नेसेसरी भी नहीं है और ना हमको याद रहेगा। हम अभी कितना भी दम लगा लें, एग्जाम में अगर ये भी आंकड़ा आ जाता है तो हम थोड़ा सा दिक्कत में आएंगे। बस यहां हमको सिर्फ इतना सा ध्यान देना चाहिए कि इस रेंज में था। ठीक है, कोई जैसे अगर मान लो दे भी दें, अगर मान लो ये आंकड़ा आ भी जाए तो वो किस तरह से इसको देंगे कि भाई 1000 करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए, तो एक आइडिया से ही नहीं यार कि ये इस रेंज में होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, लगभग 20-25
1000 करोड़ के आसपास। तो इतना आइडिया हमको यहाँ लेना चाहिए। ये डेटा रटना बिल्कुल भी ना तो पॉसिबल है, ना आवश्यक है, ना रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड भी नहीं। ठीक है, तो हमको ये 5 वर्षों के लिए ये बिल्कुल याद रखना है। नया इसमें कॉन्सेप्ट आया था ग्रीन स्कूल। मैं फिर बता दूं कि इसका डिटेल्ड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, CMICS के नाम से चैनल है, उस पर है। फेसबुक पर भी आता है डेली, पर उससे कुछ कुछ चीजें ली गई हैं इसलिए कि आपको बता सके कि इनको किस तरह से पढ़ना है ना, और इनसे क्या सीखना। ग्रीन स्कूल बिल्कुल बहुत सही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है ये। मतलब अगर मैं नहीं मानता कि MPPSC उस तरह का अपडेटेड और वो कि भाई टर्मिनोलॉजी उठाए, तो ये बहुत बढ़िया 3 मार्कर में आने लायक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना जल्दी वो पिकअप करेगा, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, चलो मान लो 3 मार्कर में नहीं आया, तो हम तो उस आंसर में कहीं नहीं आया, हमारे एग्जाम में कहीं नहीं आया, तो हम तो जब आंसर लिखेंगे तब इसको एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं और एज ए सजेशन दे सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन स्कूल। कैसे, कहाँ दे सकते हैं? एनवायरनमेंट शिक्षा, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय नैतिकता, पेपर 4, ठीक है, पेपर 3 एनवायरनमेंट, उसमें अपन कर सकते हैं। पेपर 2 के पार्ट 2 की शिक्षा का बदलता स्वरूप, ठीक है, शिक्षा एक निश्चित वातावरण में, भाई जैसे एजुकेशन प्राप्त करने का भी एक सर्टेन एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आजकल इस तरह का एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है कि बच्चा स्कूल में ही समझे कि संसाधनों का कितना महत्व है। हमको डेवलपमेंट पॉलिसी या डेवलपमेंट मेथड किस तरह का अपनाना है, तो ये इनमें संभव है, ग्रीन स्कूल और ये सब। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप इस टर्म को कैरी करोगे ही करोगे। ये आपको देखो, कल मैंने बताया था कि आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, या तो आप उसमें अपडेट करें इसे, ठीक है। ये हो सकता है ये कलर आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, ये शायद दिखे, है ना। तो या तो आप उसमें देखें, शॉर्ट नोट्स में अपडेट करें, या आप एक अलग से फैक्ट शीट बनाएं जिसमें इसी तरह की टर्मिनोलॉजी और इसी तरह के फैक्ट आप रखें। 3, 4, 5, 6 पन्नों की, ज्यादा 10 पेज हो जाएंगे, ठीक है। उसमें इसी तरह के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उस तरह का एग्जाम्पल आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उसमें अपडेट करने की कोशिश करें और कि इसको यहां पर यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करोगे, ठीक है। आंसर्स में विद्यालय कैसा है, एक वर्ड में अगर आप, अब जैसे ग्रीन स्कूल है ना, तो इसकी डेफिनेशन अपन को याद करनी है। अब डेफिनेशन देखो, इतना बड़ा सेंटेंस है कि ऐसा विद्यालय ऊर्जा, पर्यावरण, संसाधन, धन की बचत करते हुए सीखने के लिए अनुकूल स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। तो इतना बड़ा सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं याद रहे, ठीक है। हमको एक छवि याद रहती है, एक कॉन्सेप्ट याद रहता है बस। तो जैसे ये बहुत ही सही शब्द हैं याद करने के लिए। बचत करते हुए सीखना, सीखने का वातावरण, बचत करते हुए सीखने का वातावरण। बचत कैसे? अब ऊर्जा, पर्यावरण, संसाधन, मतलब इस तरह का वातावरण जहां पर्यावरण अनुकूल नीतियां बताई जाती हों और पर्यावरण अनुकूल वातावरण में हम पढ़ते हों। तो आप ऐसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के 1-2 शब्द ही याद रखें। हरित विद्यालय, ग्रीन स्कूल, मतलब यार इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का वातावरण में पढ़ना जिसमें पर्यावरण की बचत, संरक्षण पर बल दिया जाता हो, ठीक, इस तरह का। तो एक छवि याद रहे इन शब्दों में। अब बचत करते हुए सीखना, क्या बचत? ऊर्जा की बचत, संसाधनों की बचत, ये तो हम खुद ही बोल देंगे जब पर्यावरण का और ग्रीन है तो हम खुद ही इस पे तो निबंध लिख सकते हैं फिर। तो वो कैपेबिलिटीज तो में है कि इसको इलोबरेट कर देंगे, पर एक बार कॉन्सेप्ट याद आ जाए। तो आप इस तरह से छोटी चीजों में, छोटे शब्द में किसी कॉन्सेप्ट को लिखना सीखो। 1-2 शब्द ही कैरी करो। शॉर्ट नोट्स में आप इसी तरह के 1-2 शब्द लिखा करो, पूरी डिटेल्ड नहीं। अब क्या होगा, अब ऑब्वियस है कि अगर ये ग्रीन विद्यालय है तो यहां पर्यावरण अनुकूल चीज पहल होगी बहुत सारी। सौर ऊर्जा, LED, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब चीजें, विंड एनर्जी, सब तो आएगी। कुछ भी लिख दो फिर तो आप, बस अपन को याद रखना है कि पर्यावरण अनुकूल इनिशिएटिव्स जो हैं, है ना, एनवायरनमेंट अडॉप्टिव या
सुटेबल इनिशिएटिव्स जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। हाँ, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, ये मैंने हिंदी में ही रखा है क्योंकि उतना टाइम नहीं कि ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूल पहलू, तो एक तो बचत करते हुए सीखना क्योंकि विद्यालय है, और एक पर्यावरण अनुकूल पहलू जितने भी इनिशिएटिव है, अब सब अपन ने पढ़ रखे हैं, ये जो सब चीजें हैं ऐसी एक भी चीज नहीं है। प्लास्टिक का यूज, तो हम तो प्लास्टिक मुक्त छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक टर्म भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो हम खूब भरे बैठे हैं कि और कुछ भी लिख सकते हैं, एक बार अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दो शब्द अपन सीखें, एक दो टर्मिनोलॉजी सीखें, फिर बाकी उसको एलोबरेट करने की क्षमता अपन रखें। प्रत्येक कक्षा में बच्चे के परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखो, ये बोल वचन टाइप है ये, है ना, जैसे सभी स्तरों पर मूल्यांकन, वैचारिक समझ, वास्तविक जीवन की स्थिति और ये सब, रोजगार क्षमता बढ़ाने, तो ये सही मतलब टर्मिनोलॉजी ठीक है, पर ये किस तरह से होगा भाई, ये तो सभी को पता है कि इस तरह से होना चाहिए, है ना। पीएम श्री स्कूल्स में इस तरह से होना चाहिए कि ये सभी स्कूल्स में इस तरह से होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं है ना कि हम करें कैसे, इसको लागू कैसे करें। तो यहाँ भी बोल वचन टाइप ही है कि भाई प्रत्येक बच्चे के सीखने के देखा जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे लाइव आंसर राइटिंग में तो डेली देखते हैं, डेली समझ में आता है यार ये इसका किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है। कभी भी कॉपी तो डे 1 से लेकर, मान लो आज 50वां दिन चल रहा है तो डे 1 से 50 तक देख लेते हैं, अपने आप ग्रोथ दिखती है। ठीक है, और इसी तरह से मतलब एक ट्रैकिंग होनी चाहिए रियल कि यार परिणाम मतलब बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, पर इन्होंने कंक्रीट मेथड नहीं बताया उसमें। ठीक है, उस तरह का नहीं बताया। सभी स्तरों पर मूल्यांकन, बहुत बढ़िया बात है, पर स्तर तो आप डिफाइन करो भाई, स्तर तो डिफाइन होने चाहिए। पर ठीक है, अपन इन शब्दों को कैरी करेंगे भाई। सभी स्तरों पर वैचारिक समझ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ रूट लर्निंग या रटना और ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक जीवन में स्थितियों का ज्ञान, अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने खुद ही फंडे देते हैं अपन लोग आंसर्स में कि यार इस तरह का होना चाहिए, लेकिन सही चीजें तरीका। तो कहने का मतलब ओवरऑल कोई बहुत यूरेका जैसा नहीं आया कि कुछ चीजें निकाल के लाए हों, वो ये जो अपन लोग सोचते हैं योग्यता पर आधारित, बिल्कुल सही, योग्यता, स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर क्लास के बाद बच्चे की क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, उसका स्किल्स में सुधार होना चाहिए। रोजगार क्षमता बढ़ाना आज सबसे बड़ा मिसिंग है हमारे पास, ये रोजगार क्षमता बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी विरोधाभासी स्थिति है कि कंपनियां भी रोजगार देना चाह रही हैं कि भाई हमको बहुत अच्छे श्रमिकों की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इंडिया इज एक्सपेंडिंग ना, कि भाई बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया। तो उनको ऐसे रोजगार, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अच्छे क्षमता हो, लेकिन है ही नहीं। तो ये पैराडॉक्स या पैराडॉक्सल सिचुएशन या कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन की कंपनियां एम्प्लॉयज ढूंढ रही हैं, और एम्प्लॉयज भी तो बेरोजगारों की भी तो लाइन है, वो भी रोजगार ढूंढ रहे हैं, है ना, वो भी रोजगार या एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट, कंपनियों की रिक्वायरमेंट और इन जो ये रोजगार के लिए जो व्यक्ति हैं, इनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही है, क्यों? क्षमता ही नहीं। ठीक है, इनमें क्षमता ही नहीं। जैसे मान लो मैकेंजी और इन सब की रिपोर्ट की यार कम से केवल 12% या 8% इंजीनियर ही आवश्यक क्षमताओं से युक्त हैं। ठीक है, तो स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है, क्षमता डेवलप नहीं हो रही है। तो ये उन्होंने कहा कि भैया इस पर काम करेंगे, बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, करने के लिए बच्चों को मतलब उस तरह से कि भाई अवसर ही बनाए अवसर। तो ये सब बोल वचन टाइप है क्षेत्र। इसके लिए, इन दोनों के लिए अच्छी रोजगार क्षमता हो और अवसर मिले, ये दो चीजों से संपर्क करेंगे। क्या? क्षेत्र कौशल परिषद जो उस क्षेत्र विशेष में है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, और स्थानीय उद्योग, है ना, स्थानीय उद्योग, उनसे बोलेंगे भैया तुमको किस तरह के क्या रिक्वायरमेंट है, या आज से 10 साल के बाद आपको किस तरह की बच्चों की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या उनमें स्किल्स होनी चाहिए। तो उसके अनुसार स्कूल्स में उस तरह के स्किल वाले, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर आज से 10 साल बाद एआई में बहुत रिक्वायरमेंट होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो हमको उनके प्रशिक्षित और अच्छे लोग चाहिए, तो ये एआई में विशेष बल दें, इस तरह की चीजें। तो ये एक सही कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये अपन और आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं कि भाई कुछ क्षमताएं विकसित करने के लिए
हम लोकल जो परिषदें हैं और लोकल जो रिक्वायरमेंट है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे उद्योग, भाई बच्चे ट्रेंड होके कहाँ जाएंगे, उद्योगों में काम करने, तो उद्योगों से पूछ लो यार भैया तुमको रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी तरह के हम एम्प्लॉय ट्रेंड करें ताकि मिसमैच ना हो। तो ये सही कॉन्सेप्ट है और इन कॉन्सेप्ट को अपन जनरली सभी जगह यूज कर सकते हैं। फिर रोजगार में कर सकते हैं, इकोनॉमी के पेपर में कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 2 पार्ट 2 में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो और ऐसे और इन सब में तो कर ही सकते हैं। तो ये जनरल क्षमता है। आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर अपन लिखते हैं तो उसमें 2 तरह के कंटेंट अपन को रिक्वायर्ड होता है। मैं मानता हूं 30% वो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है जो उस क्वेश्चन स्पेसिफिक है। जैसे पीएम श्री, तो यार कब स्टार्ट हुई, कितने साल के लिए स्टार्ट हुई, किस तरह की है, नए हैं या सिलेक्टेड स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे, तो ये 30%। बाकी 70% जनरल कंटेंट है। ये स्पेसिफिक मैं इसको बोल देता हूं और ये मैं बोल देता हूं जनरल कंटेंट है। जनरल मतलब जैसे इस तरह के फंडेबाजी करना, ये आता है ये आता है अपना करंट अफेयर से, ये आता है अपना सोचने की क्षमता से, ये आता है अपना चीजों को इंटरलिंक करने की क्षमता से। अगर ये 70% अपना बहुत स्ट्रांग है तो किसी चीज में अपन को बहुत कम आ रहा हो तब भी हम बहुत अच्छा उत्तर लिख देंगे। तो ये मेन है। अगर ये चीज अपनी डेवलप्ड है ना तो अपने को ज्यादा रटने और उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पे आप फोकस करें और करंट अफेयर्स को उस तरह से देखें, अच्छे आर्ग्यूमेंट पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये यहाँ का पीएम श्री का अपना यहाँ तक हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर कार्यान्वयन की रणनीति, इसी की वास्तव में रिक्वायरमेंट थी कि चलो ये सब फंडेबाजी तो ठीक है पर हम इसको लागू कैसे करेंगे, ठीक है, इसको लागू कैसे करें, कि किस तरह से इसको लागू करें, ये रणनीति बहुत जरूरी है। पर यहां कुछ ज्यादा इन्होंने कहा नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि केवीएस है ना, एनवीएस है ना, जो इनके लिए उपलब्ध प्रशासनिक ढांचा है। देखो आज केवीएस है ना और नवोदय, ठीक है, ये बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, ये अपना एनवायरनमेंट मेंटेन कर रखा है और यहाँ अच्छे डेवलपमेंट होते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो अब देखो एक विडम्बना आप ये भी देखो, इसको भी चीज यहाँ समझ लो कि अपने यहाँ इनिशियल या अर्ली स्कूलिंग में, अर्ली जो स्कूलिंग है मतलब प्रारंभिक शिक्षा, वहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा सफल है। आप देखो अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो लगभग खाली है। वहां बहुत ज्यादा अगर गरीब बच्चे हैं और उस तरह के जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था है, उस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। मिड डे मील और ये सब में ही पूरा ध्यान रहता है या बहुत सारे उनको टारगेट दे दिए जाते हैं, तो लगभग खाली है। और वहां पर प्राइवेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे गांव स्तर पर भी ये चलन बढ़ा है। तो अर्ली स्कूलिंग में प्राइवेट बहुत अच्छे हैं। जबकि आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही अच्छे हैं। प्राइवेट बहुत कम है या नगण्य है, जैसे IITs, IIM, एम्स। तो यहां पर भी गवर्नमेंट का क्वालिटी एजुकेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट जो एजुकेशन है ये रहता है, मतलब इसका एक्सपेंस ज्यादा रहता है। ऑल्दो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% सीटें सरकार ने वो की हैं, क्या कि भाई 25% सीटें आप रिजर्व रखोगे पुअर के लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट करके और वो उन 25% सीटों को भी निपटा देते हैं। तो यहां लोअर स्तर पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही एक इनिशिएटिव है ये पीएम श्री कि भाई यहाँ अर्ली स्कूलिंग में। फिर आपको जैसे नवोदय, तो इस तरह के फैक्ट भी यूपीएससी टाइप में आ सकते हैं कि भाई, या अपनी में तो कमी है पर यूपीएससी टाइप में जैसे ये 6th से स्टार्ट होता है, जबकि बाकी केवीएस केंद्रीय विद्यालय और ये सब कहां से, फर्स्ट से होगा। जैसे पीएम श्री है तो भैया जो स्कूल को अपग्रेड करेंगे, जो स्कूल सेलेक्ट करेंगे वो जहां से है वहीं से करेंगे, ज्यादातर फर्स्ट से ही है। तो फर्स्ट से ही फिर उनको, या जो भी स्कूल चयन किया चाहे वो 6th से हो फर्स्ट से हो, तो उसका अपग्रेडेशन होगा। तो इसमें क्लासों की फिक्स नहीं है, जैसे नवोदय में है कि वहां 6th से है, केवीएस में फर्स्ट से।
है ना, तो उस तरह का इसमें नहीं। तो और सख्त निगरानी करेंगे। अरे तो ये तो ठीक है कि भाई निगरानी पर कोई तरीका कि भाई किस तरह से, है ना, तो वो भी बहुत जरूरी था डिटेल। और तो ये अपना तय हो ही गया, क्योंकि केवीएस और नवोदय और ये सब बहुत अच्छे प्रमाणिक स्कूल हैं, तो उन्हीं के प्रशासनिक ढांचे को ये देखेंगे। महत्व क्या है कि मेंटरशिप ऑफ अदर स्कूल्स, अनुकरणीय स्कूल, मतलब ये इस तरह का बनाएंगे जिसको मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। जैसे इंदौर का स्वच्छता मॉडल है ना, क्लीन मॉडल, तो इसमें अब भाई विदेश के टीम भी आती हैं स्टडी करने, इंडिया में भी कई पार्ट से आते हैं, तो वो देखते हैं यार ये मॉडल इतना सफल कैसे रहा या वर्केबल कैसे रहा, तो अब उसको रेप्लिकेट करने की सोचते हैं कि भाई इस मॉडल को इसी तरह से हम भी प्रयास करें। तो उस तरह से ये अनुकरणीय स्कूल बनेंगे, है ना। मतलब ऑल्दो की नॉट इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं, आज भी बहुत अनुकरणीय कि नवोदय और केवीएस और ये सब हैं, तो उनसे भी सीखा जा सकता है। पर इन्होंने ये कहा है कि ये मेंटरशिप स्कूल ये और दूसरों को सिखाएंगे कि भैया किस तरह से पढ़ा जाए या किस तरह से व्यवस्थित किया जाए स्कूल्स को। समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों को, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो बैठ के आराम से बना ली जाती है। भैया एक एकदम पूर्ण व्यक्ति, मतलब अब क्षमताओं में आर्थिक क्षमता पर्याप्त हो कि अपना स्वरोजगार ढूंढ सके, अधिकार कर्तव्य इनमें जागरूक हो, है ना, कि ये मेरा राइट है, ये मेरा ड्यूटीज है, तो वहां पर राइट पे डिमांड कर सके, ड्यूटीज में निभा सके। इस तरह का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसका निर्माण, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करो और उन्हें पोषण करो। पोषण मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वहां पर वो पूर्ण बनकर उभरेगा। तो इस तरह के फंडेबाजी ज्यादा है, लेकिन टर्मिनोलॉजी ठीक है भाई, है ना। अगर ऐसे में पेपर 2 में कहीं भी आए तो अपन ये लिख सकते हैं, अनुकरणीय स्कूल बनने चाहिए। अपन खुद फंडे दे सकते हैं कि जो भी जिलों में नवोदय और केवीएस है उनसे सीखना चाहिए विद्यालयों को, है ना, उनके टीचर्स को, उनके मैनेजमेंट को, और इनको भेजना चाहिए और स्कूल्स में उन टीचर्स को विजिट कराना चाहिए ताकि वो सीखें। तो ऑलरेडी अपन बोल सकते हैं इस तरह से। आई थिंक एक मॉडल स्कूल करके भी एमपी में चलता है, ठीक है, तो वो भी है। अब ये तो पूरा पीएम श्री का रहा, और अपन ने देखा यार किस किस तरह से कौन कौन से पॉइंट अपन देख सकते हैं जो अपने काम के हैं। पूरा पीएम श्री का कई पेजेस का सब जगह आर्टिकल्स भी हैं और सब जगह पर वो हम कैरी नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें हम कैरी कर सकते हैं, वो अपन ने देखी। अब मेनली यूपीएससी के लिए, है ना, और बहुत रेयर केस हो तो एमपीपीएससी में, कि चूंकि इनके समान स्कूल है इनसे भी टर्मिनोलॉजी आ सकती है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो यहां पर क्या शब्द इंपॉर्टेंट आएगा, ये शब्द आएगा कि प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रूरल एरियाज। केवल नहीं कि केवल ग्रामीण लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, पर अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों से लिए जाएंगे। तो वहां ये भी लगा देते हैं, जैसे ऑप्शन आया और क्या लगा दिया, ऑप्शन में लगा दिया, एक ऑप्शन रहा कि केवल ग्रामीण से आता है यहां पर, ठीक है, कि केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को तो नहीं, प्रमुखतः ग्रामीण, केवल नहीं। तो ये ध्यान रखना है यहां पर। ये एक समिति, ऑटोनॉमस समिति है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, तो उस समिति के द्वारा संचालित है। पीएम श्री में भी बोला गया है कि इस तरह की ऑटोनॉमस समितियों को अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका निर्माण किया जाएगा और उनके अंडर में ये स्कूल्स दिए जाएंगे। तो चूंकि ये ऑटोनॉमस है, अच्छा चला रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन्ड है ना, तो इस तरह से एमओई के अंडर ही है मिनिस्ट्री ऑफ उसमें, है ना, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि सरकार के और उसके अधीन नहीं, ऑटोनॉमस स्वायत्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले कहा 6th से स्टार्ट है, जैसे अगर कोई बोल दे या कम जानकारी रहे कि नहीं 1st से स्टार्ट है तो 6th से स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। अब ये आप देख लेना कि तमिलनाडु में क्यों नहीं, ठीक है, उनका मॉडल है या किस तरह का है, तो ये आप सर्च कर लेना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में नहीं है। जैसे वहां मान लो एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि पूरे राज्य में या पूरे देश में है, तो अपन सोचेंगे JNK में कि यार JNK में नहीं होगा, है ना, या लद्दाख में नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, ठीक है। ज्यादातर
ये एक अच्छी बात है कि एक जिले में एक है लगभग, तो अपन ये सोच लें कि जो जैसे कहीं पर संख्या वंख्या की जरूरत पड़े, है ना, जैसे कि तो अपन ये सोच लें कि जितने जिले हैं लगभग उतनी ही संख्या है, ठीक है, तो लगभग 600 के आसपास ये हैं। जबकि वो देखो आप 14,000 है, वो बहुत ज्यादा, अब ज्यादा है तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, ठीक है, और एक टफ टास्क भी हो जाएगा। तो ये कम है, जिलो वाइज है, तो इसलिए लगभग इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और 78% ग्रामीण है, ये इंपॉर्टेंट भाई, अब याद रह जाएगा आपको कि केवल ग्रामीण नहीं, प्रमुखतः ग्रामीण। ऐसे केवी का है, केवी में इंपॉर्टेंट ऐसा है, देखो ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, ये कम संख्या में, ये 1200 हैं, वो 600 हैं, पर ये 14,000 है, ठीक है, तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो क्वालिटी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये देखना। अब्रॉड में भी है केवीज, ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है एमसीक्यू का, कि अब्रॉड में भी है, कहां है वो अलग बात है, लेकिन अब्रॉड में है। इसलिए मैंने इसको कवर भी किया कि अभी ये चर्चा में था कि इसमें सांसदों का कोटा हटा दिया गया है, ठीक है, सांसदों का कोटा, पहले एक सांसदों का कोटा होता था, 3 या 4, 5 बच्चे जो भी थे वो सांसद अपनी रिकमेंडेशन से कर सकते थे, ठीक है, 3 या 4 जो भी सीटें थी, तो एमपीज जो लोकल सांसद, जो उसके सांसद हैं क्षेत्र के, वो रिकमेंड करते थे और हो जाते थे। तो इसलिए अभी ये हटा दिया गया है, तो ये चर्चा में भी है, ठीक है, तो ये करंट का भी है। अब इसमें मैं ओवरऑल बता दूं कि अपन को क्या सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि हम ग्रीन स्कूल हर जगह शब्दावली यूज करेंगे, या आज अपना लर्निंग ऑफ द डे है कि इसको अपन यूज करेंगे। दूसरी बात, लेबोरेटरी फॉर द न्यू एनईपी की हम देखें तो सही, सरकार ने सही इनिशिएटिव लिया कि यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपन बोल वचन तो कितने भी कर देंगे, पर रियल में इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, इससे कितना आउटकम आएगा या ये इंप्लीमेंट होने लायक भी है या नहीं, तो वो ये इन स्कूल्स में पता चल जाएगा और अनुकूल सुधार उसमें किए जाएंगे, ठीक है। ये तो ग्रीन स्कूल से रिलेटेड है, तो वो तो हमने बता ही दिया कि आपको करना है। फिर ये कुछ चीजें हैं जैसे जो ध्यान रखने लायक है कि भाई केवल ग्रामीण नहीं और अब्रॉड में भी ये है। तो ओवरऑल पीएम श्री में हमको इतना सा याद रखना चाहिए, ठीक है। जो बड़ा सा आर्टिकल्स आता है वो ना तो याद रहता है ना समझ, पर हाँ वो समझ बनाने के लिए जरूर है, लेकिन लास्ट टाइम में हमको पीएम श्री में इतना रिवाइज करना चाहिए। राजद्रोह के प्रयोग में वृद्धि, ये दूसरा टॉपिक, जैसा कि अपन ने कहा था कि 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, तो ये दूसरा टॉपिक है, बहुत खूब चर्चा में रहता है ना। और ये भी आलोचना होती है कि जिन कानूनों के द्वारा गांधी जी और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हमारे नेता थे, लीडर थे, उनका जिन कानूनों से शोषण किया गया वो आज भी अस्तित्व में है। तो ऐसा क्यों, है ना भाई, औपनिवेशिक कानून आज क्यों अस्तित्व में है, तो इस तरह का बहुत सारी चर्चा में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये है, और अभी लगातार ही इस पे स्टेटमेंट आए हैं, तो इसको अपन को पढ़ना जरूरी है। अगर मैं पहले ही आपको बताऊं, ये तो अपन देखेंगे तो किस किस दृष्टिकोण से इस टॉपिक को देखना चाहिए। तो एक तो यही कि यार कॉलोनियल इरा का एक लॉ है, तो ये क्यों कंटिन्यू है और कैसे इसकी अभी भी रिक्वायरमेंट है। भाई ठीक है औपनिवेशिक काल का, लेकिन स्टेट को तो पूरा कंट्री चलाना पड़ता है, तो उसके पास तो कुछ राइट्स और कुछ ऐसे एक्ट होने चाहिए कि वो कंट्रोल कर पाए। तो उस क्षेत्र, उस संदर्भ में ये उन्होंने रखा है कि भाई इसकी अभी आवश्यकता है। दूसरा, ये निरंकुश राज्य, ठीक है, निरंकुश स्टेट को बढ़ावा देता है। भाई जैसे जो भी अपोनेंट्स हैं या जो भी, भाई इसमें बहुत वेग सी डेफिनेशन है कि सरकार की आलोचना की हो, है ना, किसी भी शब्दों से, चिन्हों से, तो बहुत वेग है डेफिनेशन। तो उनके पास वो जो लूप होल है कि वो किसी भी काम को इसमें राजद्रोह में ले सकते हैं, तो उससे निरंकुश अपनी मनमानी कर सकते हैं और निरंकुश स्टेट बढ़ सकता है। एक ये, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बात करती है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, इसकी बात करती है। तो उस फिलॉसफी के तो ये एकदम ही अगेंस्ट है,
भाई एकदम ही अगेंस्ट है यार, आपने तो इस तरह कानून बना रखा है। कहा सुशासन गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में, लोकतंत्र के अगेंस्ट में। तो इसलिए इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हमारे एमपीपीएससी में ये किस तरह से काम आ सकता है? भाई चलो ठीक है, ये तो यूपीएससी वाली चीजें होगी। शासन और इन सब पर सवाल आते ही आते हैं। जैसे पेपर 2 में मान लो लोकतंत्र है ना, और इन सब पर सवाल आए, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, भारत में शासन व्यवस्था गवर्नेंस पे सवाल आए, है ना। तो उसमें अपन एक तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, खुद में ही आ सकता है, क्योंकि चर्चा में रहा है। राजद्रोह से आप क्या समझते हैं? राजद्रोह कानून को क्या बने रहना चाहिए? अब इस तरह के एनालिटिकल थोड़े से एमपीपीएससी में सब मानते हैं बच्चे, हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि भाई ऐसे कंपनी आते हैं, लेकिन हम बहुत जगह इनको यूज कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सवाल भी आ सकता है। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो 22 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मई 2022 में, कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इसको रखना है या नहीं रखना है। अब अगर इस पर जब तक पुनर्विचार कर रहे हैं तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ये सही नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आप इसको हटाइए। जैसे 8 वर्षों में पिछले इतने मामले आए पूरे देश में, ठीक है, इतने मामलों में से, और केवल असम में भी इतने मामले आ गए। ये तो ठीक है, एक आर्टिकल में इतना था, जैसे ये भी हमने हमारे करंट अफेयर से लिया है, तो इतने मामले देश में आए। और इस तरह के ये असम का एग्जाम्पल क्यों कि इस तरह के स्टेट जिनमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, कि भाई वो इंटीग्रेशन और एकता अखंडता इन सब में दिक्कत है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है ताकि उपद्रवियों को कंट्रोल कर पाए और इस तरह के। तो खूब इसका उपयोग हो रहा है यहाँ। इस फैक्ट से तो अपन ये जान रहे हैं, और इस फैक्ट से अपन ये जान रहे हैं कि अशांत क्षेत्र जो है, असम उसी में आता है, डिस्टर्ब्ड एरियाज और ये सब, तो उसमें उपद्रवियों और विरोधियों को कंट्रोल करने के लिए उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। ये डेफिनेशन है, मौखिक लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, है ना, राष्ट्र की अवमानना, अपमान और ये सब, तो ये डेफिनेशन है। और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनमें शायद आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि 1870 में धारा 124A में इसको बोला गया है ना, आईपीसी में शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा यूपीएससी के लिए ज्यादा इसे ट्रिकी आ सकते हैं। गैर जमानती अपराध है, तो रासुका, कि भाई जैसे मान लो एक ऐसी भी, यार ठीक है रासुका लगा देते हैं कलेक्टर और ये सब, कभी भी जो भी उपद्रवी और इन सबको, तो गैर जमानती होना, तो बिल्कुल भाई गैर जमानती है, आप बाहर नहीं आ सकते। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रिक्ट नेचर बताता है। उम्र कैद तक हो सकता है, तो यहाँ भी अगर ये ऑप्शन आ जाए, ठीक है, कि इसमें इस तरह के दंड भी दिए जा सकते हैं, तो भी हो सकता है हम एग्जाम के दौरान इनको टिक करने में थोड़ा हिचकिचाएं, पर इतना सख्त है ये। फिर 1962 केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, इसमें इस मामलों को आपको रखना ही रखना है याद, और आगे भी एक मामला आएगा तो अपन देखेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा, किसी भी परिस्थिति में आलोचना सरकार की वो राजद्रोह में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपने यहां तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में सत्ता पार्टी और अपोजिशन, तो अपोजिशन तो आलोचना करेगा ही करेगा, ठीक है। और कई तरह की आलोचना, और डेमोक्रेसी, चलो ये अपोजिशन और ये सब हटाओ, वो आलोचना वो हो सकता है योजनाओं की आलोचना और इस तरह की, लेकिन डेमोक्रेसी में तो फ्री वॉइस है ना, अभिव्यक्ति और इन सब की स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा यार कि किसी भी परिस्थिति में इसको राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, आलोचना को, तो आप उसका ध्यान रखें। तो मेरा सिर्फ यह मोटिव यह है कि इस तरह के मामले आप याद रखें, और सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्टेटमेंट आप याद रखें, उससे कहीं भी आर्ग्यूमेंट करने में, कहीं भी निबंध और इन सब में लिखने में आपको ठीक लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए, पुनर्विचार तक इसको इस्तेमाल, ये तो लेटेस्ट ही कहा है, ठीक है, कि पुनर्विचार तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अब आप ये देखोगे जैसे असम में अपन ने देख ही लिया, तो इस तरह के फैक्ट भी आप याद रखना कि भाई कौन से राज्य हैं, तो मेनली डिस्टर्ब जो राज्य हैं उन्हीं में इसका प्रयोग ज्यादा है, ठीक है।
तो कौन से तरह के राज्य हैं, तो आप बता सकते हो जो डिस्टर्ब राज्य हैं। एमपी स्पेसिफिक अपन देखें तो विगत एक आर्टिकल था एक टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें ये लिखा था कि विगत 2 वर्षों में 10 मामले यहां भी आए। ठीक है, तो यहां भी ठीक ठाक इसका उपयोग किया जा रहा है। उपयोग किया जा रहा है। विवादास्पद मामले अब तक 2 रहे हैं। केदारनाथ सिंह अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगला मामला है असीम त्रिवेदी। असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था, इसमें काफी हल्ला भी हुआ था कि असीम त्रिवेदी जो कि सरकार की कार्टूनों के माध्यम से, है ना, कार्टून के माध्यम से सरकार की गतिविधियों, सरकार की जो नीतियां थी या जो घटनाएं थी उनकी आलोचना करते थे, मेनली भ्रष्टाचार और कुशासन संबंधित इस तरह की चीजें। तो उसमें इनके विरोध करने पर ये राजद्रोह का मामला लागू किया गया था, तो उसमें इनको दोषी बनाया गया था। तो इसकी बहुत आलोचना हुई थी कि ये तो फ्री वॉइस को दबाना हुआ एक तरह से, ये डेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक है, इस तरह का काफी इसमें हुआ था। तो आप ये दोनों मामले याद रखेंगे और इनका सुटेबल जगह उपयोग करेंगे। इसी तरह के कुछ अन्य कानून भी हैं जो लोकतांत्रिक विचारधारा के विपरीत हैं, जो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके अगेंस्ट में है। जैसे अप्सपा की कहानी यह है कि कुछ जो अशांत क्षेत्र थे, वहाँ उन अशांत क्षेत्रों को नियंत्रण में रखने के लिए, वहाँ स्थितियां सामान्य करने के लिए मिलिट्री को, सेना को विशेष पावर दिए गए थे, जैसे बिना वारंट के गिरफ्तार करना, शक होने पर गोली चलाना, इस तरह के। तो इसका ये खूब चर्चा में है और यूएन तक ने इसको हटाने के लिए कहा है। मतलब इसका भी जो देखो ऐसे विवादास्पद जो होते हैं ना, इनका दुरुपयोग की संभावना भी पर्याप्त रहती है, तो इनका भी काफी दुरुपयोग के केसेस आते रहते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन, इनने कई बार कहा है। ऐसे ही पोटा है। पोटा में क्या आतंकवादी गुट, किसी भी आतंकवादी गुट उसको घोषित करके उसे प्रतिबंधित करना। तो यहाँ संभावना क्या बनती है, मान लो कोई विपरीत आइडियोलॉजी वाला है, विचारधारा वाला है, उसको आतंकी संगठन घोषित करके और उसकी गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाना। तो इस तरह का ये है। तो ओवरऑल ये हुआ राजद्रोह में। अगर अपन देखें तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास संभावनाएं रहेंगी पेपर 2 में, निबंध में, है ना, और इवन एथिक्स के कुछ मामलों में, तो वहां हम इस एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय, अपन ये राजद्रोह पे अपन ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है कि भाई पुनर्विचार नहीं होगा तब तक आपको इसको कार्यान्वित नहीं करना है। ऐसे और स्टेटमेंट अपन खोजेंगे। यहाँ ये भी सीखना है कि अन्य मामलों पे, करप्शन पे क्या कहा, महिला सशक्तिकरण पे क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों को हम लिखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना, कॉपी चेक करते हैं तो उसमें ऐसे आते ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल ही नहीं लिखता है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट ही कोई नहीं लिखता, जबकि यूपीएससी और इन सब में ये सब इस तरह के स्टेटमेंट बच्चे यूज करते हैं। तो आपको एक तो ये यहाँ पर नोट करना है कि इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट विषय का सब्जेक्ट के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कुछ आसान सा कहा है जो हमको आराम से याद हो जाए, तो उसको हमको अपनी फैक्ट शीट, अपने नोट्स, इन सब में याद रखना, लिखना है और उसको सही सुटेबल जगह उपयोग करना है। ठीक है, ये मामले उपयोग है ना। फिर ये धारा है ना कि इसका क्या डेफिनेशन है, इस तरह का। फिर गैर जमानती और ये सब अपन ने देखा था। नेक्स्ट, और इसमें अपन ने एमपी विशेष का देखा था, तो कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो एमपी विशेष का अपन बोल पाएंगे। दोनों मामले हमको एग्जैक्ट याद करने हैं और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 नंबर के हिसाब से अप्सपा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को भी अपन को ध्यान रखना है। अब जो ये तो आज के टॉपिक थे दोनों। पहला अपन ने पीएम श्री स्कूल, तो उसमें अपन ने बताया कि किस तरह की चीजें हैं और हमको क्या चीजों को याद रखना है। जैसे मेनली ग्रीन स्कूल्स तो अपन को यूज करना है। राजद्रोह में अपन ने दिखाया कि राजद्रोह का कहाँ कहाँ उपयोग करना है, किस यूनिट में उपयोग करना है, तो ये सब अपन ने बताया। अब जो अगला होगा उसमें हम ये 2 तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश में गरीबी के क्षेत्रीय प्रतिरूप पर टिप्पणी, रीजनल डिस्पैरिटीज, है ना।
तो उस पर अपन चर्चा में करेंगे, मैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं कि इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन अगर आपका इसको लेना है पीडीएफ को या जो स्लाइड है उसको, तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ईपीडब्ल्यू में ये आया था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन है उसमें एक अच्छा आर्टिकल आया था, तो उसी पे मैंने आधारित ये सवाल बनाया और उसी का अच्छा कंटेंट अपन ने खोजने की कोशिश की है, उसको यहाँ सॉल्यूशन में। तो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके लगभग अपोजिट ही है, मध्य प्रदेश में विकास की दर अद्वितीय स्तर पर रही है, अनपैरेलल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट रहा है, इसकी समीक्षा कीजिए। ये शायद 21 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में डिटेल में इसमें आया था, तो उसमें कुछ अच्छे फैक्ट थे, तो उसको यहाँ पर अपन ने इंक्लूड करने की कोशिश की। ये अगले सेशन में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस पूरी सीरीज का हमारा उद्देश्य है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका उपयोग भी जाने, पढ़ते समय ही ये सीख पाएं कि इसको हमको कहां पर उपयोग में लेना है। और करंट अफेयर्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पीएम श्री और राजद्रोह, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, पर हमको उतना ज्ञान नहीं लेना है। हमारी काम की चीज क्या है, वो छोटी छोटी चीजें हमको ले लेनी है। इस वैल्यू एडिशन सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप करंट को अच्छे से यूज कर पाएं। क्यों हमने इस चीज पर फोकस किया, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कॉपियां आती हैं टेस्ट की, उसमें एक तरह से जिरोक्स रहता है। जिरोक्स कैसे रहता है कि जो थोड़े बहुत प्रचलित नोट्स हैं उन्हीं में से सब बच्चे पढ़ते हैं और एज इट इज उसी में से पॉइंट लिखते हैं, तो किसी का कोई डिफरेंट नहीं रहता है, सब एक ही तरह के आंसर और एक ही तरह के पॉइंट, कई मामलों में तो पॉइंटों का क्रम भी सेम रहता है। तो ये करंट अफेयर्स अपन को वो क्षमता देता है और या ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपन अपने आंसर को डिफरेंट कर पाए, थोड़ा एनालिटिकल लिख पाए, अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर पाए, नए फैक्ट लिख पाए, नए एग्जाम्पल लिख पाए और कुछ उन क्षमताओं के आधार पर कुछ नई चीजें खुद से क्रिएट कर पाए। तो इससे क्या होगा, मैं एक चीज आपको यहां समझाता हूं भाई। मेरे अकॉर्डिंग कि जो हम आंसर लिखते हैं, कोई भी सवाल आया, मान लो कोई भी प्रश्न आया ना, कोई भी आया, उस प्रश्न को हल करने के लिए दो पार्ट चाहिए। पहला, मैं मानता हूं 30% हमको उस सवाल की कुछ मूल तथ्य याद होने चाहिए। जैसे पीएम श्री, तो पीएम श्री में कि भाई विद्यालयों को विकसित किया जाएगा, 5 साल का है ना, ग्रीन स्कूल की तरह डेवलप किया जाएगा, पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर 30% अपन को थोड़ा बहुत याद है, तो 70% जनरल चीजें हैं। ये जनरल है कि अब जैसे वो जितना भी उसमें ज्ञान मंडप था कि हमको पर्यावरणीय अनुकूल, योग्यता आधारित, रोजगार की क्षमता, अवसर प्राप्त करने की क्षमता, तो ये सब इन न्यूज़पेपर और इन सबसे डेवलप होगा ये। तो ये 70% बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये जिसका जितना अच्छा है उसके आराम से निकलने की या पहली बार में निकलने की उतनी ही प्रबल संभावना है। अगर ये 70% आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार इस 30% में अगर मेरे को थोड़ा बहुत याद आया तो आंसर तो मैं बना ही लूंगा, मेरे को 1-2 लाइन समझ में आई मैं आंसर बना लूंगा और अच्छे आर्ग्यूमेंट खुद क्रिएट कर लूंगा, बजाय कि याद करने के। वहां बैठ के याद करो, इससे बढ़िया खुद क्रिएट कर लो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अपन को यहाँ पर विकसित करनी है और हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है। तो आप इसको रेगुलर फॉलो करें और बार बार हम लोग अगर आपको ये चीजें कहेंगे, बार बार ऐसे सेशन लाएंगे और आपको कंटिन्यूसली पिंच करेंगे इस चीज के लिए कि आप इन्हें यूज करें, आपका आंसर डिफरेंट बनाए, तो मेरी गारंटी है कि कुछ समय बाद आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम इन दोनों सवालों पर डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।